मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा पर एक बार फिर से आप सभी का। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं ऐसे 4 नियम जो कि आपके एग्जाम में 100% सवाल बनने वाले हैं। ठीक है, उससे एकदम 100% सवाल बनेगा। उस चीज को देखिएगा, समझिएगा और आपके एग्जामिनेशन में 2 से 3 मार्क्स बिल्कुल पक्का करने वाला है ये वीडियो। ठीक है, तो बढ़िया से देखिएगा, बिल्कुल आपको मजा आने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए हुए, जिसमें हम लोग सीखेंगे 4 ऐसे नियम जिसको जानने के बाद आप एग्जामिनेशन में 2 से 3 नंबर्स आप अपना पक्का कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, याद रखिएगा दोस्तों, पहला जो नियम है आपका रूल नंबर 1, उसमें याद रखना है टू बी। क्या? टू बी। तो आज हम लोग बात करेंगे इस टू बी के बारे में। टू बी जो होगा, ये आपका जो है टू बी क्या होता है, क्या समझे आप टू बी के बारे में। तो याद रखिएगा, टू बी का मतलब आप समझिएगा कि इज, टू बी का मतलब इज, आर, एम, वॉज और वर होता है। याद रखिएगा, टू बी का मतलब इज, आर, एम, वॉज, वर होता है। ठीक है, अब जब भी आपको कहीं भी इज, आर, एम, वाज, वर यानी कि टू बी के अंदर आने वाले जितने भी प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब हैं, ये अगर आपको देखने को मिलता है तो हमेशा 2 बातों पर ध्यान रखना है, हमेशा 2 बातों पर ध्यान रखना है। एक की टू बी मतलब इज, आर, एम, वाज, वर के बाद हमेशा क्रिया का चौथा फॉर्म आएगा और क्रिया का तीसरा फॉर्म आएगा। यही दोनों बात आपको याद रखना है। मतलब टू बी के बाद क्रिया या तो चौथे रूप में आएगा या फिर तीसरे रूप में आएगा। ठीक है, इसके अलावे अगर मेन वर्ब किसी भी रूप में दिया है तो समझिएगा वो गलत है। ठीक है, तो याद रखिएगा, टू बी मतलब इज, आर, एम, वाज, वेयर के बाद क्रिया चौथे रूप में या फिर V3 के रूप में। अब बड़ा सा सवाल उठता है, वो सवाल है कि कब क्रिया जो है V4 में होगा और कब क्रिया V3 में होगा। आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में ऐसा सवाल पक्का उठ रहा होगा कि आखिर टू बी के बाद तो V4 और V3 का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कब V4 का प्रयोग करेंगे, कब V3 का प्रयोग करेंगे, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो याद रखिएगा, अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तब वहां पे आप क्रिया का V4 प्रयोग कीजिएगा, मतलब ING रूप चलाइएगा, V4 आएगा। ठीक है, वहीं अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो वहां पे आप क्रिया का V3 प्रयोग कीजिएगा, मतलब वहां पे थर्ड फॉर्म आएगा क्रिया का। क्लियर बात समझ गए कि टू बी के बाद V4 या V3 दो ही मेन वर्ब आते हैं। मेन वर्ब आ गया V4, तो एक्टिव वॉइस होगा तो V4 लगेगा और पैसिव वॉइस होगा तो V3 लगेगा। अब चलिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे कि कैसे यहाँ पे V4 और कैसे V3 का प्रयोग होगा। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। चलिए, तो पहला जो आपका क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल गौर कीजिएगा, आपको बिल्कुल मजा आने वाला और इससे पक्का एग्जामिनेशन में सवाल आपका बनेगा। जैसे बोलेंगे, एकदम छोटा सा हम आपको एग्जांपल रखते हैं कि आई एम डैश, ठीक है, अ नोवेल, ऐसे आपको दे दिया। पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा रीड, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा रीड्स, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा रीडिंग और चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, नॉन। लेट्स सी। चलिए देखिए, सवाल है कि आई एम डैश अ नोवेल। अब आपके साथ ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन, रीड, रीड्स, रीडिंग और नॉन। आपको यहाँ पे सही वर्ब का चुनाव करना है। तो आपको पता है कि टू बी जब भी आपको मिलेगा, मतलब टू बी के बाद या तो क्रिया चौथे रूप में आएगी या फिर V3 के रूप में आएगा। चौथे रूप में कब आएगा? जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा तब, और सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में होगा तो V3 लगाइएगा। सवाल है कि आई एम डैश अ नोवेल, इससे, इस सेंटेंस से आपको पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है।
पैसिव वॉइस मतलब पैसिव वॉइस बाई के बाद कुछ दिया रहता है तब होगा पैसिव वॉइस, लेकिन यहाँ पे तो एक्टिव वॉइस में ये चल रहा है, तो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, मतलब याद रखिएगा टू बी के बाद इज आर एम वाज वेयर, इसको ध्यान दीजिएगा। इज आर एम वाज वेयर के बाद क्रिया चौथा रूप में आएगा, तो यहाँ पे एम है, अब एम के बाद क्रिया चौथा रूप में आएगा सिंपली, तो रीड V1 है, रीड्स V5 है, नहीं होगा, नन तो होगा नहीं, इसका सही आंसर क्या होगा, रीडिंग होगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग भर सकते हैं आई एम रीडिंग अ नोवेल, मैं नोवेल पढ़ रहा हूँ। बात समझ में आ गया ना, आई एम रीडिंग अ नोवेल, मैं नोवेल पढ़ रहा हूँ। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप इस रूल को समझ गए कि टू बी होगा तो V4 और टू बी होगा तो V3 लगाना है आपको। टू बी मतलब इज आर एम वाज वेयर होगा, ठीक है, एक्टिव वॉइस में V4 और पैसिव वॉइस में V3, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं जिसमें हम V3 का प्रयोग करेंगे। जैसे आप ध्यान से देखिएगा, दूसरा जो क्वेश्चन होगा, सवाल आ गया जैसे कि अ लेटर इज डैश बाय मी, ठीक है, ऐसे सवाल आएगा एकदम। तो इस यहाँ पे राइट, दूसरा हो जाएगा आपका राइट्स, ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका रिटेन और चौथा हो जाएगा रोट। ध्यान दीजिएगा जरा सा, ए लेटर इज डैश बाय मी, ए लेटर इज डैश बाय मी ऐसे करके दिया है। अब यहाँ पे देखिए बाय मी करके दिया है, लास्ट में बाय मी मतलब मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। ये सेंटेंस बिल्कुल ही पैसिव वॉइस में आ रहा है। तो जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में आएगा तो आपको याद रखना है कि इज आर एम वाज वेयर होता है, तो पैसिव वॉइस में होता है, तो इसके बाद क्रिया V3 में आता है। सिंपल सी चीज है, V3 लगता है। तब यहाँ पे देखते हैं आप राइट है, राइट V1 होता है कि नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन चला जाएगा। दूसरा यहाँ पे राइट से V5 है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा में देखते हैं तो रिटेन है, हो सकता है, हो सकता है, क्यों होगा, बिल्कुल, क्योंकि पैसिव वॉइस में V3 चाहिए होता है, तो रिटेन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और रोट तो होगा नहीं क्योंकि ये V2 है। तो यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, आप आसानी से समझ गए कि जब टू बी मतलब इज आर एम वाज वेयर आएगा तो क्रिया चौथे रूप में आएगी या फिर V3 में आएगा। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस होगा तो आपको लगाना है V4 और पैसिव वॉइस होगा तो आपको लगाना है V3। उम्मीद करते हैं यह सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। सबसे पहले इसको अपने कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल मजा आएगा आपको। और मजा आ रहा है तो फिर से बोलेंगे कि लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बंधु के पास, ठीक है, क्योंकि आप जितना शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए एकदम आपके साथ हैं, आपके समक्ष हैं और हम हर पल आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। आपको घर बैठे हैं आप, फिर भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आपको हर एक चीज़ का वीडियो आपको दिया जा रहा है, तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है, ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई परेशानी देखने को ना मिले। तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम इसकी दूसरे रूल की बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया बिल्कुल बढ़िया से। अब हम दूसरे रूल की बात करते हैं, दूसरा नियम क्या है, कैसे है, इन चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो देखिए दूसरा जो नियम है ना, वो बड़ी ही कमाल का है भाई, टू डू। जैसे था टू बी वैसे ही आ गया टू डू। अब हम लोग बात करेंगे ये टू डू के अंदर। तो टू डू मतलब समझ जाइएगा आप, ध्यान दीजिएगा, टू डू की जब भी बात होगी तो याद रखिएगा डू डज डिड। आपने क्या जाना, टू डू की जब भी बात होगी तो याद रखिएगा डू डज डिड। अब डू डज डिड में आप समझेंगे कि टू डू होगा जब भी, मतलब डू डज डिड अगर क्रिया में एक वाक्य में कहीं भी आपको डू डज डिड दिखाई देता है, इसके बाद हमेशा याद रखना है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, मतलब इसके बाद क्रिया 100% V1 में आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो टू डू के बाद क्रिया हमेशा V1 में आएगा। टू डू मतलब डू डज डिड, इसके बाद क्रिया V1 में आएगा। अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, समझते हैं क्या है, कैसे इन चीजों को जानेंगे। चलिए लेट्स सी। जैसे हमने लिखा डज सी डैश टू टेम्पल डेली, बिल्कुल बढ़िया सा सवाल है। अगला सवाल है डिड ही डैश अ लेटर यस्टरडे, हो गया। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। पहला ऑप्शन गोज,
दूसरा ऑप्शन गो, तीसरा ऑप्शन वेंट और चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा गन। लेट्स सी, वैसे ही यहाँ पे आपका जो है 4 ऑप्शन इसके लिए भी दिया रहेगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा राइट्स, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा रिटेन और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका रोट। तब हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन को, नियम को देखिए, बड़ी ध्यान से समझिएगा, जानिएगा क्या है टू डू। टू डू मतलब याद रखिएगा, टू डू का मतलब डू डज डिड होता है, और डू डज डिड आपको कहीं भी दिखाई दिया ना तो इसके बाद अगर मेन वर्ब आएगा तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा। टू डू के बाद, डू डज डिड के बाद अगर मेन वर्ब आएगा तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा, जैसे कि सामने लिख दिया गया है। इस नियम को याद रखिएगा, 100% एग्जामिनेशन हॉल में सवाल बनेगा। बात करते हैं इन चीजों को, तो सवाल है कि डज सी डैश टू टेम्पल डेली, क्या वह मंदिर प्रतिदिन जाती है? ऐसा कुछ सवाल दिया, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपको ये पता है कि डू डज डिड के बाद क्रिया V1 में आता है। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको क्रिया ही तो भरना है, आपको मेन वर्ब भरना है, यही ना। तो देखिए आपको पता है कि डू डज डिड हमको दिखाई देगा तो इसके बाद क्रिया V1 में चाहिए, तो ये रहा डज, और डज के बाद जो क्रिया होगा वो V1 में होगा 100%। अगर नहीं है तो वो सरासर गलत है। तब देखिए यहाँ पे गोज जो कि V5 आया, नहीं होगा। यहाँ पे हमको V1 चाहिए, यहाँ पे वेंट है जो कि V2 होता है, नहीं होगा। यहाँ पे गॉन जो कि V3 है, नहीं होगा। इसका मतलब सही आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। डज सी गो टू टेम्पल डेली, क्या होगा, डज सी गो टू टेम्पल डेली। बात समझ में आ गया। यहाँ पे इसके बाद V1 होगा। दूसरा सवाल आपके सामने है कि डिड ही डैश अ लेटर यस्टरडे। अब बात करेंगे, यहाँ पे देखिए बिल्कुल वही रूल है कि डू डज डिड के बाद V1, तो यहाँ पे डिड आया। अब डिड के बाद आपको क्रिया कौन सा चाहिए, V1 चाहिए। तब देखते हैं यहाँ पे क्रिया V1 में दिया है कि नहीं, चारों ऑप्शन में। तो चारों ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे राइट है, राइट से रिटेन है, रोट है। अब जो रोट होता है ना, ये क्रिया का V2 है, मतलब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डिड के बाद V1 चाहिए, डिड के बाद V1 चाहिए, और यहाँ पे रोट जो कि V2 है ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए डिड के बाद V1 चाहिए, जबकि ये रिटेन V3 होता है, ये भी नहीं होगा, ये V3 होता है। उसके बाद यहाँ पे राइट से V5, ये भी नहीं होगा, इसको भी हटा दीजिए। मतलब डिड के बाद V1 चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या लगाइएगा, राइट लगाइएगा। डिड ही राइट अ लेटर यस्टरडे, क्या उसने कल एक पत्र लिखा, ऐसे कुछ है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, इसमें आपको तनी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। आसानी से आप समझ गए होंगे। इन चीजों को ध्यान में रखिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को हमने रखा है, आपको एकदम आसानी से आपको ट्रिक बता रहे हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा और एग्जामिनेशन में आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसके तीसरे रूल को। आई होप आपको ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब तीसरा जो नियम है, इस चीज को हम लोग जानेंगे क्या है, कौन सा नियम आपको हम दे रहे हैं। इस चीज जो भी हम आपको बता रहे हैं, इसको आप अपने नोटबुक में क्या करते रहिए, लिखते रहिए, ताकि आप भुलाएंगे नहीं कभी, और जब भी भुलाएंगे तब इसको आसानी से आप देख सकते हैं, तो फिर याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नोटबुक में अपना नोट करते रहिए आप। इसके लिए अपना क्या है, नोटबुक में लिखते चलिए। चलिए रूल नंबर 3 की बात करते हैं। तो रूल नंबर 3 में हम लोग जानेंगे, बात करेंगे टू हैव की। अब हम लोग बात करते हैं ये टू हैव क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, टू हैव का मतलब आपको याद रखना है हैव हैज हैड से। क्या होता है भाई, हैव हैज हैड से, ठीक है। टू हैव का मतलब आप ध्यान रखिएगा, हैव हैज हैड। अब टू हैव के साथ क्या है, तो टू हैव के साथ भी एक चीज याद रखिएगा कि इसके बाद, मतलब टू हैव के बाद हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा, याद रखिएगा। अगर क्रिया का थर्ड फॉर्म नहीं दिया है, मतलब वहां पे सरासर गलती है। इसलिए टू हैव मतलब हैव हैज हैड, आज के बाद आपको कहीं भी देखने को मिले तो आपको याद रखना है कि इसके बाद क्रिया का तीसरा रूप का प्रयोग होगा। आज हम लोग अभी आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाते हैं इससे रिलेटेड। तो हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें जानेंगे। पहला सवाल जैसे देखिए कि आई हैव डैश द ताजमहल, आई हैव डैश द ताजमहल। देखिए बिल्कुल हम आपको छोटे छोटा एग्जांपल्स आपके सामने रख रहे हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए, ठीक है। चलिए, तो आई हैव डैश द ताजमहल, तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो सी, दूसरा ऑप्शन सीन, तीसरा ऑप्शन सौ, और चौथा ऑप्शन मान लीजिए नन होगा। देख लेते हैं। सवाल है कि आई हैव डैश द ताजमहल,
ठीक है, अब यहाँ पे भरना है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, सी हैज नेवर डैश द गॉड, ऐसे दे दिया हमने। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका हो गया सी, दूसरा हो गया सीन, तीसरा हो गया सौ, और चौथा फिर नॉन हो गया। चलिए तो बात करते हैं कि आखिर ये यहाँ पे जो डैश दिया है वहां पे हम लोग क्या भर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जरा सा समझिएगा, आपको बिल्कुल मजा आएगा समझने में। तो टू हैव मतलब याद रखना है, हैव हैज हैड होता है, और इसके बाद जो क्रिया होती है वो क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पे हमको आई हैव डैश द ताजमहल, तुरंत हम लोग पहुंचते हैं, हमको दिमाग में आ गया कि यहाँ पे हैव लिखा है, और हैव के बाद इस वाक्य में हमको क्रिया का सही क्रिया का चुनाव करना है, मतलब सही वर्ब भरना है। तब देखेंगे हैव के बाद क्रिया भी थ्री में आता है, आपको पता है, क्योंकि रूल आपको पता है कि क्रिया भी थ्री आएगा हैव हैज हैड के बाद। तब देखेंगे हैव के बाद क्रिया भी थ्री चाहिए यहाँ पे भरने के लिए, तो ऑप्शन में जाएंगे, कौन सा ऑप्शन में भी थ्री दिया हुआ है क्रिया का, तो सी जो होता है ये V1 होता है, हो नहीं सकता है। आप क्रॉस करते चलिए, जो नहीं होगा उसको हटा दीजिए, यहाँ पे सी होगा, नहीं होगा। दूसरा देखिए ये 100 है जो कि V2 होता है, होगा नहीं। और ये चौथा जो ऑप्शन है नॉन, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि नॉन है। तब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी को, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सीन है, और सीन जो है क्रिया का थर्ड फॉर्म है, मतलब सी का थर्ड फॉर्म सीन होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा हमारा आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है, सी हैज नेवर डैश द गॉड, सी हैज नेवर डैश द गॉड। तो याद रखिएगा इसमें भी क्या है, यहाँ पे देखिए आपको हैज मिला ना, हैज जो है हैज आपको दिखाई दे दिया, तो हैज के बाद आपको क्रिया किस रूप में चाहिए, थर्ड फॉर्म में चाहिए, क्रिया थर्ड फॉर्म में चाहिए हैज के बाद। अब देखेंगे यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन में क्रिया जो है तीसरे रूप में दिया है, कौन से ऑप्शन में दिया है। तो पहला जो ऑप्शन है वो सी है, V1 है, हो नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन फिर 100 आ गया, नहीं हो सकता है। यहाँ पे नन है, हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया है ये तीसरा ऑप्शन था। ठीक है, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, और बी ऑप्शन में क्या दिया है, सीन दिया है, जो कि बिल्कुल हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो सी हैज नेवर सीन द गॉड, उसने कभी भगवान को नहीं देखी, उसने कभी भगवान को नहीं देखी है, ऐसे कुछ होगा। तो हैज के बाद आपने समझ गया कि क्रिया के भीतरी का प्रयोग किया जाता है, मतलब टू हैव से आपको याद रखना है, टू हैव हैज हैड, हैव हैज हैड, इसके बाद क्रिया भीतरी आपको देना ही देना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए, अब इसके अगला जो चौथा रूल है, क्योंकि हम आपको पहले बताएं कि 4 नियम ऐसे बताएंगे और मस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बिल्कुल इससे सवाल बनेगा आपके एग्जामिनेशन में। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथे रूल्स की तरफ। आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, बार बार हम बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम भी थोड़ा सा होंगे और क्वेश्चंस आपको जो है। चलिए तो बात करते हैं हम चौथे रूल को। चौथा रूल क्या है, देखिए चौथा रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे भी सवाल आपको बनता है। देखिए जो भी मोडाल वर्ब होता है ना, जैसे होता है, ठीक है, ये वर्ब, इसके बाद आपको याद रखना है कि क्रिया हमेशा V1 में आती है। बस कोई भी मोडाल वर्ब, आपको पता है ना, मोडाल वर्ब जो होता है वो आप उनकी संख्या 13 है। ठीक है, जैसे शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, डेयर, नीड, यूज्ड टू, ये सभी आपका मोडाल वर्ब है। तो इसके बाद जो भी क्रिया होगा ना वो हमेशा V1 में आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जैसे मान लीजिए हमने सवाल दिया कि आई कैन, ठीक है, डैश इट, ठीक है, अब यहाँ पे हमने सवाल दे दिया, ऑप्शन दे दिया, सॉरी, डू। ऑप्शन नंबर बी हो गया डज, ऑप्शन नंबर सी हो गया डिड, ऑप्शन नंबर डी हो गया डन। एक और सवाल लेते हैं, जैसे यू शुड डैश, यू शुड डैश आवर कंट्री, यू शुड डैश आवर कंट्री। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका सर्व, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर्विंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर्व्स, और ऑप्शन नंबर डी हो गया मान लो नॉन। तब देखिए इसमें क्या है, तो मॉडल एक्जुअली वर्ब, जो मॉडल एक्जुअली वर्ब, इसके बाद क्रिया हमेशा V1 में आता है, आपको पता है।
आप रट जाइए इसको कि मोडाल वर्ब जो भी होता है इसके बाद क्रिया V1 में आता है। अब आप देखेंगे सिंपली कि यहाँ पे कैन आया, शुड आया, ये सभी के सभी हैं। तो इसके बाद अगर कहीं भी क्रिया है ना तो वो मेन वर्ब में होगा। अगर मेन वर्ब में नहीं दिया है मतलब सरासर गलत है। मेन वर्ब में नहीं दिया है मतलब सरासर गलत है। तब बात करते हैं कैन। कैन के बाद क्रिया हमको चाहिए V1 में। आपने पहले ऊपर देख लिया भैया, शुड के बाद भी आपको क्या चाहिए, V1 चाहिए। बिल्कुल आपको मजा आ रहा होगा इस सेशन में, ठीक है, बढ़िया से समझिए, आपके एग्जामिनेशन में सवाल बनेगा। चलिए, आई कैन डैश इट, तो कैन के बाद V1, शुड के बाद V1, यानी कि जितने भी मोडाल वर्ब है इसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तब देखते हैं आई कैन डैश इट, तो कैन है इसके बाद V1 चाहिए। तो देखो ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, डज, होगा नहीं क्योंकि V5 है। डिड भी नहीं होगा, V2 है। डन भी नहीं होगा, V3 है। सही आंसर क्या होगा, डू होगा, यानी आई कैन डू इट बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। मैं इसे कर सकता हूं। समझ में आ रहा है? चलिए, यू शुड डैश आवर कंट्री, यू शुड डैश आवर कंट्री, तो यू शुड है तो शुड के बाद भरना है क्रिया V1 में, ठीक है। तब बात करेंगे, देखिए सर्व जो है V1 होता है, सर्विंग ING हो जाएगा V4, ठीक है। ये V5, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और नॉन तो होगा नहीं, ये आपका सर्व V1 होगा क्योंकि शुड एक मोडाल वर्ब है और इसके बाद क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप यू शुड सर्व आवर कंट्री, आपको अपनी देश की रक्षा सेवा करनी चाहिए, आसानी से भर सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो आप आसानी से समझ गए इसको, आप देख सकते हैं मोडाल वर्ब जो होता है इसके बाद क्रिया हमेशा V1 में चाहिए, ठीक है। तो आप इन चीजों को समझिए, जो 4 नियम हम आपको बताए हैं उस चारों नियम को बढ़िया से समझ जाइएगा तो आपके एग्जामिनेशन हॉल में 2 से 3 नंबर पक्का एकदम 100% इससे आएगा, ठीक है, और वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, आई लव यू, जय हिंद, जय भारत।